गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो एक बार मैं फिर से आ गया हूं कुछ नए कंटेंट के साथ में और कुछ नई बातों के साथ में। आजकल हो क्या रहा है कि मैं दिन भर यही सोचते रहता हूं कि इवनिंग में कुछ वीडियो बच्चों के लिए बनाऊंगा और उसमें उन्हें कुछ तो नया बताने की कोशिश करूंगा। तो ये नया क्या होगा ये सोचने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। इससे पहले मैंने 3 से 4 वीडियोस तुम लोग को बताए हैं, जिसके अंदर जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास अगर 150 से 200 बच्चे भी व्यू कर जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब कल के पार्टिकुलर सेशन में मैंने तुम लोग को जो बातें बताई थी उससे कुछ अलग बातें आज वाले सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं। और ये जो भी आइडियाज़ मैं बनाता हूँ, वीडियो बनाने के पीछे जो आइडिया मुझे मिलता है वो तुम ही से मिलता है। क्योंकि एक बार वीडियो डल जाता है जब YouTube के ऊपर में, तो उसके जो कमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं वो सिर्फ YouTube के कमेंट सेक्शन में नहीं आते हैं, वो मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल पे भी आते हैं। तो कल एक बच्चे ने मेरे से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर चूंकि मैं आपसे अभी बहुत दूर हूँ, मैं कोचिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी और इस समय मुझे डर लग रहा है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप हर दिन कुछ ऐसा वीडियो ही डाल दो। तो मैंने उससे स्पेसिफिकली पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मतलब मैं वीडियो में क्या डिस्कस करूं तुम लोगों के साथ, क्योंकि कुछ तो मैं अपने दिमाग से निकाल लेता हूं कि हाँ इस टॉपिक पे बना देते हैं या फिर इस टॉपिक पे बना देते हैं। तो उसने बोला कि सर आप वीडियोस बनाओ मैथ्स के उन टॉपिक्स के ऊपर में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके ऊपर में आप डेली 1-1 घंटे का सेशन बना दो। तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने मुझे ये बात कही है उसने मेरे सारे ऑफलाइन क्लासेस देखे हुए हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार वीडियो फॉर्मेट में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मेरे से क्लासरूम में कोचिंग ली हुई है तो तुम उसको वीडियो फॉर्मेट में क्यों देखना चाहते हो। तुमने उसी समय काफ़ी अच्छे क्लास नोट मेंटेन किए थे, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे। हाँ, तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में डाउट्स आ रहे हैं, अब पूरे टॉपिक में तो डाउट नहीं हो सकता, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट हो सकता है, तो वो तुम मुझे बता सकते हो कि सर मुझे सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर में तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आई, सपोज तुम्हें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझा सकता हूं। अब उसके लिए पूरा वेक्टर चैप्टर का 1 घंटे का वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटो नहीं है। उसके बाद एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था जो कि अभी करेंटली ही क्रैश कोर्स के बैच में है कि सर मैंने वेक्टर की क्लास आपके साथ की तो थी, लेकिन उस समय मैं थोड़ा आउट ऑफ माइंड था तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैं 3D कर लेता हूँ लेकिन मुझे वेक्टर समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उसको यही बोला कि यार तो ऐसा कर, मैं तेरे लिए एक वीडियो बना तो दूंगा लेकिन मुझे स्पेसिफिकली पहले ये बताओ कि वेक्टर में तुम्हें क्या समझ में नहीं आया था। तो उसने मुझे यही बोला कि सर मैं एक बार फिर से करके देखता हूं और जो पर्टिकुलर एरिया में मुझे डाउट होगा तो मैं उसको बोलूंगा आपको समझाने के लिए, आप मुझे समझा देना। तो देखो ऐसे बच्चों के लिए मुझे कोई इशू नहीं है। 3D करवाते समय कुछ बच्चों के IIT JEE के पेपर भी निकल आए थे तो उन्होंने वो क्लास मिस कर दी थी, तो मैंने इसके ऊपर में कुछ वीडियोस बनाए हुए थे 3D के ऊपर में, तो वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए, तो बच्चों ने उसको देख लिया आज। तो इस तरह से ये कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव पॉइंट नहीं मिला जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सका। तो बिना सोचे कुछ बनाने का मतलब नहीं होता है। तो फिर बहुत सोचने के बाद जो मुझे अब समझ में आया कि मुझे तुम लोग के लिए बनाना चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं अब आ जाता हूं सीधा। अगर हम लोग NDA के पेपर की बात करें और उसके लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बात करें तो सब लोग ये बात मानेंगे कि 2021 ऑनवर्ड्स तुम्हारे NDA के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से नेचर वाइज चेंज हो चुके हैं। पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, अगर मैं उसको लेवल 1 क्वेश्चन बोलूं, तो अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं इसके बाद 2021 ऑनवर्ड्स जो भी हम पेपर देख रहे हैं NDA का, तो इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अब वो लेवल 1 से निकल के लेवल 2 और कुछ कुछ लेवल 3 के बीच बीच के पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए। ये लेवल 2 और लेवल 3 क्या होता है, तो ये मैं इनके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को लेके बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि पेपर का हर क्वेश्चन लेवल 2 प्लस लेवल 3 के ही फॉर्मेट में होता है, कुछ क्वेश्चन लेवल 1 के भी होते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछने लग गया है। तो बच्चे कई बार मुझे ये आके कहते हैं कि सर 21 से पहले तक के जो भी क्वेश्चंस हैं
वो तो सब हमसे बन जाते हैं, बट 21 ऑनवर्ड्स जहाँ से ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमें कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आने लग गई है। तो पहले तो इसका रीज़न ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यूपीएससी में एनडीए के एग्ज़ाम के अंदर में ये जो ड्रास्टिकली एक चेंज किया है, अगर हम लोग ये माने कि ये चेंज है, जो कि है, ऑब्वियसली मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा लेवल का फ़र्क आया है, लेकिन ये क्यों आया है, तो क्यों का जवाब पहले ढूंढ लेते हैं और फिर इसको टैकल करना कैसे है ये भी मैं तुम लोग को बताऊंगा इसी सेशन के अंदर में। तो सबसे पहले तो चिल डाउन हो जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आज ऑलमोस्ट 8 तारीख हो गए हैं और यहाँ से अगर हम लोग मैथमेटिकल काउंटिंग करें तो हमारे पास में 12 दिन बचते हैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले। अब इन 12 दिन के अंदर तुम्हें जो भी करना है, जो भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखो आखिरी दिन तुम कुछ नया सीख तो सकते नहीं हो, तो ये तुम मान के चलो कि 10 दिन है तुम्हारे हाथ में, जिसके अंदर तुम्हें अपना जो भी बेस्ट प्रिपरेशन करना है वो इसी 10 दिन के अंदर में करना है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी में एनडीए के पेपर के अंदर में ये जो टर्न किया है, क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है, सो कॉल्ड थोड़ा सा टफ किया है, ये किया किस लिए है? ये किया इसलिए है क्योंकि इससे पहले तुम ये मान सकते हो कि 2020 से पहले या लॉकडाउन से पहले तक जो भी क्वेश्चंस होते थे वो हम कई बार ऐसा कहते थे कि प्रीवियस ईयर से ही उठाए हुए क्वेश्चंस हैं या उसी पैटर्न में रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उस समय तक क्या होता था कि ऑफलाइन कोचिंग जो थी वो बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग को डोमिनेट करके थी, लेकिन जैसे ही 2020 में लॉकडाउन लगा तो सारे बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ गए और इवन टीचर्स भी ऑनलाइन की तरफ आ गए। और उसके बाद ये जो ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम है ये काफ़ी जोर शोर से चलने लग गया। तो अब क्या होता है कि हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता है, तो मैं तुम लोग को आज एक सीक्रेट बता देता हूं कि ये जो एनडीए के क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी अब लेके आ रहा है तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास में बुक्स अवेलेबल हैं तो AIEEE के जो एग्ज़ाम्स होते थे पहले और IIT JEE के जो एग्ज़ाम्स होते थे पहले और अब भी, वो इनके पैटर्न के क्वेश्चंस, या अगर तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर के इन पेपर्स की बुक पड़ी हुई है मैथ्स की, तो उसको उठा के उसमें से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दो। इवन जो टीचर्स भी क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि एनडीए के बुक में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, वो सारे के सारे इन बुक्स में अवेलेबल हैं। अब ये तुम जब देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, ये मेरे कहने पे तुम नहीं मानोगे। व्हेन यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द क्वेश्चंस तो तुम्हें धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है तुम्हारे एनडीए के एग्जाम का, या जिसमें क्वेश्चन के टफनेस लेवल के बारे में तुम कह रहे हो कि वो बढ़ गया है, तो वो बेसिकली इन एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस का ही रूप होती है। तो जिस टीचर को ये बात पता चल चुकी है वो क्या करता है कि यहां से किताबें, इन किताबों से क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता है। अब मैं यहां पे तुम लोग को ये चीज एडवाइस करूंगा कि तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम ये सारे क्वेश्चंस कर सको, लेकिन अगर तुम्हारे पास में 2021 से लेके 2023 तक के कितने पेपर हो जाएंगे, इसके 2 हुए, इसके 2, 2022 के 2 होंगे, 2023 के 2 होंगे, तो कुल मिला के ये जो 6 पेपर्स है, अगर तुम इसी को दोबारा बनाने की कोशिश करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन हर पेपर में करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुम्हें इस लेवल पे टच करते हुए से नजर आएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि पहले जो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तुम उनके साथ में मास्टरी कर दो, क्योंकि मार्केट में अब बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें 2021 से लेकर 2023 के सेकंड पेपर तक के सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस को तुम पक्का करो, क्योंकि इस बार जो पेपर होने वाला है 2024 का जो अप्रैल वाला पेपर होगा, वो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर लेके आएगा जहां पे तुम अगेन बोलने वाले हो कि सर ये क्वेश्चंस तो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि हमने पहले नहीं किए हैं। तो ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चंस 40 से 50 तुम्हें हर पेपर में मिलेंगे, और ये 40 से 50 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए ही डिफिकल्टी लेवल क्रिएट करेगा।
तो तुम्हें मैंने बहुत पहले एक चीज़ समझाई हुई है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली हुई है कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, सपोज कर लो 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं भी, तो भी तुम्हारे पास में 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अगर तुमने पढ़ाई कहीं से भी ढंग से की है तो तुम डेफिनेटली कर पाओगे। बस खेल ये होता है कि ये 40-50 क्वेश्चन कभी भी एक साथ नहीं होंगे, ये इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर घुसे हुए होंगे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कि जैसे ही पेपर मिले तो इस माइंड फ्रेम के साथ बिल्कुल मत रहना कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 120 तक ऐसे करते हुए जाऊंगा। तो ऐसे में तो तुम 40 से आगे क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने एक ये प्रोसेस बना ली है। शायद +2 में या 11th में या 10th में टीचर्स ने तुम्हें ये बोला होगा कि अगर तुम क्वेश्चन सीरियल वाइज करते हो तो एग्जामिनर को चेक करने के लिए आसानी होती है और इसमें तुम्हारे मार्क्स मिलने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि एंट्रेंस एग्जाम में तुम खुद सोच के देखो कि ये प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं करने वाला। एंट्रेंस पेपर को जब तुम देने जा रहे हो, जिसमें तुम्हें पता है कि टाइमर लगा हुआ है 2.5 घंटे का और तुम्हें करना है 120 क्वेश्चन एनडीए के लिए, और सीडीएस में अगर सेम बात को मैं रिपीट करूं तो 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो सिर्फ एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, वो ये है कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। पहले उस पेपर को थोरोली रीड कर लो। थोरोली रीड करने का मतलब होता है कि तुम फर्स्ट 15 मिनट्स, इन 15 मिनट्स में पूरे के पूरे, अगर एनडीए की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 120 क्वेश्चन को गो थ्रू करो, और अगर हम लोग सीडीएस की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो। तो डेफिनेटली तुम्हारे आंखों के सामने से वो क्वेश्चंस निकलेंगे या तुम्हें दिखेंगे जो कि तुम्हें 100% यकीन होगा कि तुम्हें आते हैं। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो इन 120 क्वेश्चन को अगर तुम 15 मिनट में देखने जाओगे तो 15 मिनट के अंदर में मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूं कि तुम्हें 30 क्वेश्चन ऐसे जरूर दिखेंगे जो कि 100% तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आते हैं। और अगर मैं सीडीएस के पेपर की बात करूं तो तुम्हें 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि तुम्हें आते हैं। लेकिन उसके लिए इन 30 क्वेश्चन को और इन 20 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि तुम्हारा पेपर को थोरोली रीड करना 15 मिनट में। अगर तुम ये काम किए बिना सिर्फ ये सोच के पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि भैया देखा जाएगा, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 नहीं आता ठीक है, 2 नहीं आता 3 कर लूँगा, 4, ऐसे करते करते क्या होगा, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये चीज़ पहले ही फिक्स कर ली दिमाग के अंदर में कि मैं फर्स्ट 15 मिनट्स चाहे मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, मेरा काम है पेपर को थोरोली रीड करना, तो मैं एश्योर कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें कि इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को तो तुम जरूर करोगे। और जब तुम ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये 30 क्वेश्चन और यहाँ ये 20 क्वेश्चन तुम्हें आते हैं 100%, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 घंटे के अंदर एनडीए के अंदर में ये काम हो जाना चाहिए कि तुम्हारे ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। और सीडीएस में चूंकि कम क्वेश्चन है तो ये तुम लगा लो आधे घंटे के अंदर में तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए। मतलब अब हुआ क्या, एक मोटा मोटा हिसाब किताब कि सीडीएस के अंदर में तुमने 40 से 45 मिनट के अंदर में 20 क्वेश्चन कर रखे हैं और एनडीए के पेपर में टोटल 1 घंटे के अंदर में तुमने 30 क्वेश्चन कर रखे हैं। अब तुम्हारा काम क्या है कि बाकी उन क्वेश्चंस को देखना जो कि तुम 100% श्योर नहीं हो कि तुमसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। जैसा कि मैंने एनडीए में बोला है कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुम्हें वहां प्रॉब्लम करेंगे। तो भैया 30 तुम कर चुके हो, 40-50 में तुमको प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसका मतलब है कि अभी भी तुम्हारे पास में 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तुम आराम से कर सकते हो। और इन 30 क्वेश्चन के अंदर अगर तुम अपना 1 घंटा निकाल भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जिनको तुम ट्राई करके करने की कोशिश कर रहे हो एंड डेफिनेटली इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में तुम ये 40-50 क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी इनमें से बना लेते हो तो भी तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन समवेयर अराउंड 70 हो जाएंगे, जो कि एक बैड स्कोर नहीं है। बट ऐसा करने के लिए तुमको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि पहले क्वेश्चन पेपर को थोरोली रीड करो। डेफिनेटली 30 क्वेश्चन एनडीए के पेपर में तुम्हें मिलेंगे जिसको
1 घंटे के अंदर तुमको खत्म करना है। अगर तुम पहले खत्म कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 40-50 क्वेश्चन जो नहीं बनने वाले हैं तुम उसके बारे में भी मत सोचो। अब तुम आओ उन 30 क्वेश्चंस की तरफ जिसको तुम डेफिनेटली कर सकते हो और वो तुमको मिलेंगे। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, थोड़े स्टेप्स ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये 30 क्वेश्चन जरूर तुम्हें मिलेंगे जो कि तुम कर पाओगे। और मान लो इसमें से कुछ गलत भी होते हैं तो भी 50 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए। और उसके बाद जो आधा घंटा होगा उसमें तुम ये 40 से 50 क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो डेफिनेट है कि 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे बनने ही बनने हैं, क्योंकि तुम आधा घंटे में इन क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, डेफिनेटली बनेंगे। तो इससे क्या होगा, तुम एक सेफ जोन में पहुंच जाओगे। कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन तुम्हारे पॉकेट के अंदर में होंगे। और वही अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो मैंने उनको 45 मिनट में 20 क्वेश्चन करने के लिए बोला था। अगला आधा घंटा उनके लिए होगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो कि आउट ऑफ 80, जो भी 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो डेफिनेटली 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वो आराम से कर लेंगे। इसके ऊपर अगर उसको 45 मिनट्स और भी लग जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आधा घंटा और ये आधा घंटा मिला के 1 घंटा या सवा घंटे के अंदर में उन्होंने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आखिरी के जो 45 मिनट होंगे अगर वो उसमें बाकी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि 10 से 15 क्वेश्चन वहां पे भी उनके बन जाएंगे। हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए, लेकिन डेफिनेट है कि वो 10 से 15 क्वेश्चन उसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ये सब करने के लिए तुम्हारा प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में मैं यही बोलने वाला हूं, थॉरोली रीड करते समय क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि तुम्हें आते होंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि तुमको मैंने बोला था रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज इज ए मस्ट। और ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि पहले गो में तुमको 30 और 20 मिलेंगे, ये तभी हो सकता है जब तुमने फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैंने तुम लोगों को बहुत स्टार्टिंग में एक बात बोली थी बहुत एनडीए एंड सीडीएस स्टूडेंट्स को कि अपना फॉर्मूला का बुक बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारा फॉर्मूला का बुक रेडी है तो डेफिनेट सी बात है कि तुम उसको रिवीजन जरूर कर रहे होगे। और ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि उन फॉर्मूला बुक की रिवीजन करनी कब है। वो करना है रात में सोने से 15 मिनट पहले और सुबह उठने के 15 मिनट के बाद। इस समय माइंड तुम्हारे मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होता है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग के अंदर में बिल्कुल बैठ जाएंगे। और अभी तक अगर तुमने ये नहीं किया है या स्टार्टिंग में किया था बीच में छोड़ दिया और अभी तक और नहीं किया है, तो ये आखिरी 10 से 12 दिन जो भी बचे हुए हैं इसमें तुम ये प्रोसेस फिर से शुरू कर दो। आई एम श्योर तुम में से मैक्सिमम बच्चों ने ये फॉर्मूला वाली बात को बहुत सीरियसली लेके ये फॉर्मूला का बुक जरूर बनाया होगा। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला की रिविजन करनी है जिससे कि एनडीए के वो 30 क्वेश्चन और सीडीएस के वो 20 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हो जाए। और डेफिनेट सी बात है कि इन्हीं फॉर्मूला और इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे तुम बचे हुए क्वेश्चंस को भी ट्राई करोगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फॉर्मूला रिवीजन जो है तुम्हारा वो तुम्हारा होता रहे। और तीसरी चीज हो जाती है कि इन दिनों में क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। कोई नया कंसेप्ट अभी नहीं सीखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसके लिए तुम्हारे वेपन्स हो सकते हैं तुम्हारे असाइनमेंट बुकलेट जो कि तुम लोग को यहाँ मिले हैं, और यहाँ पे जो मैंने डेली टेस्ट पेपर तुम्हारा कंडक्ट किया है उसको भी थोरली अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर तुम्हें नहीं दिए हैं, इनके सॉल्यूशंस भी तुम्हें प्रोवाइड किए हैं। वीकली टेस्ट पेपर, ये जो मैंने तुम्हारे वीकली टेस्ट पेपर कंडक्ट किए थे वो भी होगा। तुम्हारे पास में फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी होंगे, ये भी तुम्हें रिविजन में करना है। और सबसे लास्ट में पीवाईक्यूज जो हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं असाइनमेंट में, डेली टेस्ट पेपर में, वीकली टेस्ट पेपर में, इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो जब तुम इनको कर रहे होगे तो डेफिनेट सी बात है कि पीवाईक्यूज की रिवीजन तुम्हारी साइड बाय साइड हो रही है, बोथ फॉर एनडीए एंड सीडीएस। और सबसे लास्ट में ये आखिरी के 3 साल के जो पेपर्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि यही वो साल है बोथ फॉर एनडीए एंड सीडीएस जहां पे क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। ये मैं बार बार बोलूंगा कि 2021 से लेके 2023 के सेकेंड पेपर तक के सॉल्यूशंस की बुकलेट अवेलेबल है मार्केट में। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे बता सकता है, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन इनको किए बिना मत जाना,
क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बेस पे ही तुम्हारा 2024 का पेपर भी बनने वाला है। सेम पैटर्न में होगा, वही 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 क्वेश्चन सीडीएस में ऐसे होंगे जो तुम कर लोगे, कुछ 30 क्वेश्चन और यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम ट्राई करने पे करोगे, और बाकी क्वेश्चंस तो तुम्हारे वैसे होंगे कि जो वहाँ पे 50-50% बनेंगे। वहाँ पे तुम वो तुक्का वाली स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर तुम प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारा, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। तो अपने आप को डिसअटेंड नहीं करना है इन दिनों में, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, एडमिट कार्ड हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो गया है या आई डोंट नो, वैसे आने ही वाला होगा अब। तो जैसे जैसे वो चीज़ें पास आ रही हैं तो बच्चों को डर लग रहा है। इवन पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ प्रेशर्स होंगे ही बच्चों के ऊपर में कि भाई तूने क्या किया, तूने यहाँ कोचिंग ली थी, तूने यहाँ से पढ़ाई की थी, तो उसका कुछ आउटपुट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सारी तरीके से प्रेशराइज होके तुम बैठे हुए हो। तो इस समय अगर तुम प्रेशर के अंदर आके ब्रेक हो जाते हो या जो पढ़ा है उसको भी बुला देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी समय में एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक की जा रही है कि तुम मेंटली कितने फिट हो। फिजिकली तो हर कोई फिट हो सकता है, लेकिन तुम मेंटली कितना प्रेशर झेल सकते हो, यही वो टाइम है जब ये चेक हुआ जाता है। और एक मेंटल प्रेशर और चेक किया जाएगा जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होगे और डरे हुए होगे। अगर इन दोनों सिचुएशन से तुम बाहर निकल आते हो सक्सेसफुली तो डेफिनेट सी बात है कि तुम्हारा रिटर्न क्लियर होना ही होना है। तो आई होप आज के वीडियो के थ्रू जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था वो तुम लोग को मिल गया है। तो ज़रूर इसको देखो, और कोई बातें तुम्हें क्लिक करती है तो उसको अपने लाइफ में उतारो, अपने प्रिपरेशन में उतारो। और अगर तुम्हारी तरफ से कुछ सजेशंस हैं या तुम चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कुछ डिस्कस करूं तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू। अगर तुम चाहते हो कि ये तुम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेट करना, बट यस इसको देखना जरूर और इसमें कही हुई बातों को फॉलो भी करने की कोशिश करना। वीडियो और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। कल फिर कुछ लेके आऊँगा मैं तुम लोग सबके लिए। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।